हेलो फ्रेंड्स। टुडे वी विल अंडरस्टैंड डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स है। हम पूरे अकाउंटिंग में बहुत बार ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। डेटर्स, हम पहले सीखेंगे डेटर्स क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि गुड्स क्या होते हैं। जिस चीज़ में मैं डील करती हूँ उसको गुड्स बोलते हैं। अगर मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है तो पेन मेरा गुड है। मैं पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज करती हूँ, जैसे प्लास्टिक, इंक, कैप, ट्यूब, ये सब मेरा गुड है। मैं पेन बनाने के लिए मशीन खरीदती हूँ, वो मेरा गुड नहीं है। गुड वो है जो मेरे फाइनल प्रोडक्ट में मेरे को दिखता है। मेरे को पेन में क्या क्या दिखता है, कैप दिखता है, ट्यूब है इसके अंदर, प्लास्टिक का है ये, नीब है, ये सब दिखता है, तो वो मेरा गुड है। नाउ लेट्स सपोज मैंने पेन मैन्युफैक्चर किया। मैंने पेन मैन्युफैक्चर किया 10,000 पेन एट द रेट ऑफ ₹10। मीन्स मैंने 1 लाख का पेन मैन्युफैक्चर किया और मैं मार्केट में गई तो मैंने 8,000 का पेन एट द रेट ऑफ ₹20, दैट इज 1,60,000 बेच दिया। मैंने 1000 पेन पूरे साल में मैन्युफैक्चर किया। उसमें से मैंने 10,000 पेन पूरे साल में मैन्युफैक्चर किया। उसमें से मैंने 8,000 पेन ड्यूरिंग द ईयर में बेच दिए। जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सामान हम कैश में ही बेचते हैं। वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो आप 8,000 का मैंने पेन बेचा है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैंने कैश में पूरा बेचा होगा और मेरे को पूरा कैश इमीडिएटली मिल गया होगा। इट मे हैपन कि मेरे को कुछ कैश इमीडिएटली मिल गया होगा, कुछ मेरे को 15 दिन के बाद मिला होगा, कुछ मेरे को 2 महीने बाद मिलेगा और कुछ मेरे को 3 महीने में मिलता है। तो बिजनेस में ना, अब प्रैक्टिकली देखेंगे तो 2 से 3 महीने में पूरे पैसे आ जाते हैं। नॉर्मली अगर हम उधार में सामान बेचते हैं तो उसके पैसे मेरे को मैक्सिमम 3 महीने में वापस आ जाते हैं। तो नाउ यहाँ पर जो मैंने 1,60,000 का पेन बेचा है, दिस इज माई सेल। ये मेरी सेल है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि इस 8,000 में से मैंने 3,000 पेन कैश में दिया तो इसका कैश रिसीव्ड हो गया, और 5,000 पेन नॉट रिसीव्ड हुआ, उसका मेरे को कैश रिसीव्ड नहीं हुआ। मतलब मैंने जो मार्केट में 8,000 पेन बेचे उसमें से 3,000 पेन का तो मेरे को कैश रिसीव्ड हो गया, और जो 5,000 का पेन था ना, उसमें पार्टी ने मेरे को बोला कि मैं अभी कैश नहीं दूंगा, 2 महीने बाद मैं तुमको पेमेंट करूंगा। मीन्स मेरे को अभी कैश रिसीव नहीं हुआ है, मेरे को ये फ्यूचर में रिसीव होगा। तो जो पैसा मेरे को अभी इमीडिएटली बेचकर नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। मैंने 5,000 पेन बेचा है, मतलब 1 लाख रुपए का मैंने सामान बेचा है जिसका पैसा मेरे को इमीडिएटली नहीं मिला है। पार्टी ने मुझे बोला है कि मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो वो पेमेंट मेरे को 2 महीने बाद मिलेगा, जिसको मैं बोलती हूँ डेटर्स। तो डेटर्स का डेफिनेशन क्या होगा? पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज ड्यू from which amount are due for sale of goods or services.
क्लियर? तो या तो हमने सेल ऑफ गुड्स किया होगा या सर्विसेज रेंडर किए होंगे एंड रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो डेटर्स का डेफिनेशन क्या हुआ? पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट आर ड्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड एंड रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो हमने सर्विसेज या तो सेल ऑफ गुड्स किया या सर्विसेज रेंडर किया जिसका अमाउंट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। मतलब वो अमाउंट जो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है फ्रॉम सेल ऑफ गुड और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 5,000 पेन का पैसा नहीं मिला है तो वो मेरा डेटर से मुझे फ्यूचर में पैसे आ जाएंगे। ये मेरा एसेट है। डेटर्स मेरा एसेट है नाउ, क्योंकि मैंने इसको सामान बेचा है और अभी मुझे पैसे नहीं मिले हैं। नाउ टेल मी, ये मेरा डेटर करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? ये मेरा करंट एसेट है। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो होता है जिसका पेमेंट मेरे को विद इन 1 ईयर मिल जाता है। यहाँ पर जब भी हम कोई सामान बेचते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका पेमेंट मेरे को 2-3 महीने में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे साल में मेरे को 1 साल के तक पेमेंट ही नहीं आए। ऐसा कभी नहीं होगा। डेटर्स मेरा करंट एसेट है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, ये इम्प्लाइड है कि पेमेंट 2 से 3 महीने के भीतर मैक्सिमम आ जाएगा। तो आपको समझ में आया डेटर्स क्या होता है? डेटर्स क्या होता है? मतलब वो अमाउंट जो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है अपने सामान को बेचकर। मेरे एग्जाम्पल में 5,000 पेन, 8,000 में से 5,000 पेन है जो मैंने बेचा है 20 रुपीज में, जिसका पैसा मेरे को नहीं आया है, वो मेरा डेटर्स है। तो मेरे को इसके पैसे फ्यूचर में रिसीव होंगे। मैं बुक्स में इसको डेटर्स बोलकर दिखाऊंगी। डेटर्स मेरा करंट एसेट है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई थी और मैंने उस मशीन को 10,000 में बेच दिया। मशीन है, 10,000 में मैंने बेचा, 2,000 मेरे को कैश रिसीव हो गया और 8,000 रुपए नॉट रिसीव्ड है। मैंने मशीन 10,000 में बेची, 2,000 कैश आ गया, 8,000 मेरे को नहीं आए। मतलब मेरे को 8,000 फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो क्या ये मेरा डेटर्स हो जाएगा? बताइए, क्या ये मेरा डेटर्स होगा? ये मेरा डेटर्स नहीं है क्योंकि ये मेरे मेन बिजनेस पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है। मशीन खरीदने और बेचने का नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेटर्स क्या है? अमाउंट आर ड्यू फॉर सेल ऑफ गुड और सर्विसेज रेंडर्ड। यहाँ पर हमने अपना सामान नहीं बेचा है, गुड नहीं बेचा है, मैंने मशीन बेचा है जो मेरे पास पड़ी हुई थी। मेरा मशीन खरीदने और बेचने का बिजनेस नहीं है, मेरा पेन खरीदने और बेचने का बिजनेस है। अगर मैंने मशीन बेची है जिसमें मेरे को 8,000 रिसीव नहीं हुए हैं, ये मेरा एसेट है क्योंकि मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, पर ये मेरा डेटर्स नहीं है। इसको मैं अपना डेटर्स नहीं बोलूँगी। मशीन बेचकर जो भी मेरा पैसा आया है, वो मेरा डेटर्स नहीं है। मैं इसको डेटर्स में नहीं दिखाऊँगी। ऑब्वियसली फ्यूचर में मिलने वाला है तो ये मेरा एसेट होगा बट डेटर्स नहीं होगा। तो डेटर्स मेरा क्या होगा? डेटर्स मेरा वो ही होगा जो मेरे को अपने सामान को बेचकर मिल रहा है। जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ उस सामान को बेचते हैं, उसके लिए अगर मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला है, फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है, वो मेरा डेटर्स है। और डेटर्स मेरा हर वक्त करंट एसेट होता है। Now let's quickly understand the definition of creditors कि creditors क्या है। मेरा पेन का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है। तो पेन बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए,
मैं पेन बनाने के लिए क्या-क्या परचेज़ करूँगी। इंक चाहिए होगा, प्लास्टिक चाहिए, कैप चाहिए, निब चाहिए, ये सब चीज़ों मेरी ज़रूरत की है। नाउ लेट्स सपोज़ मैंने मुंबई के एक वेंडर से 2000 लीटर इंक खरीदा। मैंने 20,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ ₹20 दैट इज़ ₹40,000 का इंक परचेज़ किया, ठीक है? जो मेरे को रॉ मटेरियल अपना पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के लिए चाहिए था। बिज़नेस में हम इमीडिएटली कैश पेमेंट नहीं करते हैं। हमारा इंटेंशन होता है कि हम थोड़ा-सा कैश दे दें और बाकी हम बाद में पेमेंट करें। तो नाउ लेट्स सपोज़ जो मैंने 40,000 का यहाँ पर सामान खरीदा, मैंने 10,000 का कैश पेमेंट कर दिया। 10,000 मैंने कैश पे कर दिए। बाकी 30,000 मैंने नहीं पे किया। मैंने 30,000 का पेमेंट नहीं किया। मतलब मैंने 30,000 का अगर पेमेंट नहीं किया है अभी, तो इसका पेमेंट मेरे को फ्यूचर में करना होगा। यहाँ पर पेन मेरा गुड है और पेन बनाने के लिए ही मैंने इंक खरीदा है, और अब जो खरीदा है मैंने 40,000 का इंक, उसमें से मैंने 30,000 का पेमेंट नहीं किया है। तो ये जो मेरा जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया है, ये मेरा क्रेडिटर्स है। इसको मैं क्रेडिटर्स बोलती हूँ। ये मेरा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्या हुआ? क्रेडिटर का अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? अमाउंट विच इज पेएबल, अमाउंट पेएबल बाय एन एंटरप्राइज। अमाउंट जो एक कंपनी को पे करना होता है, क्यों पे करना होता है? ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज। मैंने या तो गुड परचेज किया होगा या सर्विसेज रेंडर किया होगा। मतलब वो अमाउंट जिसका मेरे को पेमेंट करना है फॉर परचेजिंग गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज, उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। मेरे एग्जाम्पल पे 40,000 का सामान खरीदा, 10,000 का कैश पेमेंट किया है, 30,000 का मैंने पेमेंट नहीं किया है जो मेरे को फ्यूचर में करना है, तो 30,000 मेरा क्रेडिटर्स है। इसको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। द क्रेडिटर्स आर माई लाइबिलिटीज। ये मेरी लाइबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है ये मेरी लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मेरे को फ्यूचर में पैसे पेमेंट करने हैं। जब भी मेरे को फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, तो वो मेरे लायबिलिटी में आता है, और ये मेरी करंट लायबिलिटी है। ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। क्यों ये मेरी करंट लायबिलिटी है? क्योंकि मेरे को पैसे का जो पेमेंट है ना, वो 1 साल के अंदर ही देना है। नॉर्मली बिज़नेस में पार्टी को पेमेंट हम 2 से 3 महीने में दे देते हैं। ये इम्प्लाइड है कि मेरे को मैक्सिमम अपने क्रेडिटर को पेमेंट 3 महीने में तो देना ही होगा। तो ये मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में भी ये मेरी करंट लायबिलिटी है। नाउ लेट्स सपोज़ मैंने ना पेन बनाने के लिए एक मशीन भी खरीद ली। मैंने परचेज़ करी मशीनरी। 50,000 की मैंने एक मशीन परचेज़ करी है पेन बनाने के लिए। उसमें से मैंने क्या किया, 35,000 का कैश पेमेंट कर दिया, और 15,000 का अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है। ये मैंने अभी पे नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? इसका मतलब 15,000 मेरे को फ्यूचर में पैसे देने होंगे। तो क्या 15,000 मेरा क्रेडिटर हो गया? नहीं, ये मेरा क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि मशीन मेरा गुड नहीं है। मैं मशीन में डील नहीं करती हूँ। अगर मेरा मशीन खरीदने बेचने का बिजनेस होता तो मैं उसको डेटर और क्रेडिटर में दिखाती हूँ। मेरा मेन बिजनेस क्या है? पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का।
गुड्स से रिलेटेड जो भी पेमेंट मेरे को करना होता है, उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। यहाँ पर मशीन खरीदने और बेचने पर कोई भी बिज़नेस डील नहीं हो रही है, मेरा क्रेडिटर्स नहीं बनेगा। ये मेरी लायबिलिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में 15,000 का पेमेंट करना होगा, पर ये मेरा क्रेडिटर नहीं है। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर यूज़ करना है? ये हमको वहीं पर ही यूज़ करना है, जहाँ पर मेरा गुड्स परचेज़ हो रहा है या सर्विसेज़ रेंडर हो रही है। जिस चीज़ में मैं डील कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं कोई भी ट्रांज़ैक्शन करती हूँ, तब हम क्रेडिटर्स यूज़ करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर, अगर गुड्स और सर्विसेज़ से रिलेटेड पेमेंट करना है, तो वही मेरा क्रेडिटर्स है। हमेशा याद रखना, डेटर्स और क्रेडिटर्स एवरी टाइम गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सर्विस इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं। मेरा सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है। मैं कंसल्टिंग का बिजनेस सर प्रोवाइड करती हूँ। मेरी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, मैं लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हूँ। मेरी मोबाइल एक कंपनी है, मैं लोगों को टावर के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करती हूँ, ताकि फ़ोन कॉल मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये सब मेरे सर्विसेज़ है। क्लियर है? डेटर्स क्या है? क्रेडिटर्स क्या है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। There are two types of trade receivable. एक होता है मेरा डेटर्स एंड सेकेंड इज बिल रिसीवेबल। डेटर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बिल रिसीवेबल का हमारा सेपरेट चैप्टर है, जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं। हम अपना ओरिजिनल एग्जांपल लेते हैं। मैंने 8,000 पेन एट द रेट ऑफ ₹20 1,60,000 में सेल किया। अब मेरे को इसमें कैश रिसीव हो गया है। मैंने कैश कितना रिसीव किया है? 3,000 का। 60,000 नॉट रिसीव्ड हुआ। 1,00,000 रुपीज। बैलेंस 5,000 पेन मैंने क्रेडिट में सोल्ड किया है। तो वो मेरा डेटर्स है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। लेट मी टेल यू प्रैक्टिकली क्या होता है। हमने 1,60,000 का सोल्ड किया सामान। 60,000 तो कैश आ गए, वो तो क्लियर है। 1,00,000 लेना है मेरे को मार्केट से। तो मैंने क्या किया, मैंने जिसको माल बेचा था, मैंने उसको बोला कि भाई 1,00,000 रुपया मेरे को तुमसे लेना है। तुम मेरे को पेपर में लिख कर दे कि कितना का पेमेंट करोगे। तो उसने मुझे लिख कर दिया कि इस 1,00,000 का, उसने पेपर पे मेरे को लिख दिया। पेपर पे उसने लिखा 35,000 का मैं पेमेंट ठीक आज से 1 महीने बाद करूँगा। 65,000 उसने पेपर में नहीं लिखा है, ठीक है? तो जो वो पेपर पे लिख कर दिया है ना कि मैं 35,000 का पेमेंट तुमको 1 महीने के बाद करूँगा, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये मेरा बिल्स रिसीवेबल है और 65,000 मेरा डेटर्स है। यहाँ पर क्या होता है, जो उसने मेरे को बिल रिसीवेबल लिख कर दिया है, उसको क्या करेंगे, मैं उस पेपर को कोर्ट में लेकर जाऊँगी। उसको मैं नोटरी करवाऊँगी, मीन्स वो मेरा लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ही इज़ कमिटेड टू पे। सपोज़ मैंने सामान खरीदा है वरुण से, तो नाउ वरुण जो है, ही इज़ लायबल टू पे मी 35,000
एग्ज़ैक्टली आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि उसने वो पेपर साइन कर दिया है, उसने मेरे को कागज़ पे लिख कर दे दिया है, उस कागज़ की मैंने नोटरी करवा ली है, कोर्ट से स्टाम्प लगवा लिया है। तो अब वरुण को मेरे को 35,000 रुपए ठीक उस पर्टिकुलर डे को देना पड़ेगा। हम पेपर में ऐसा क्या लिखते हैं? पेपर में अब जैसे वरुण से मुझे लेना है, तो वरुण लिखेगा, आई अग्रीड टू पे, मेरी कंपनी का क्या नाम है? आर एस लिमिटेड, रुपीज 35,000 ऑन अ एक्स वाई जेड डेट, और या तो लिखेगा एग्जैक्टली आफ्टर मंथ 1 मंथ। तो इस तरह से वो हमें लिख कर देता है। तो जो वो मेरे को लिख कर देता है उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास अब लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है कि उसको मेरे को इतना का पेमेंट एक पर्टिकुलर दिन में करना है। तो जो लिख कर दिया वो बिल रिसीवेबल हुआ, जो लिख कर नहीं दिया वो मेरा डेटर्स है। ऐसा नहीं है कि इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो पेमेंट नहीं आएगा, इसका पेमेंट आएगा, पर इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। 2-3 महीने में मेरा इसका पेमेंट आ जाएगा। तो अब मेरे को अगर यहाँ पर इस 1 लाख में से जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स कितना हुआ? 65,000 हुआ, और बिल रिसीवेबल हुआ 35,000। अल्टीमेटली मेरे को 1 लाख रुपया ही लेना है। टोटल मेरा 1 लाख रुपया ही ट्रेड रिसीवेबल है, और ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है, और ये मेरा करंट एसेट होता है। लेकिन उसमें से डेटर्स मेरा 65,000 है और बिल रिसीवेबल 35,000 है। आई होप क्लियर है आपको। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द ट्रेड पेएबल। नाउ ट्रेड पेएबल क्या होता है? ट्रेड पेएबल भी मेरा दो तरीके का होता है। नाउ लेट्स सपोज मैंने क्या किया, 500 लीटर्स का इंक खरीदा एट द रेट ऑफ ₹20। 10,000 का मैंने इंक परचेज किया। ये जो इंक आया ना, इसमें मेरे को कैश रिसीव्ड हुआ ₹2,000, नॉट रिसीव्ड हुआ ₹8,000। मैंने पार्टी को बोल दिया कि मैंने इंक परचेज किया है, किससे? लेट्स सपोज मिस्टर श्याम से। तो मैंने क्या वो बोला मुझे कि भाई तू मुझे लिख कर दे कि 8,000 का पैसा मेरे को तुझे देना है। तो अब मैं क्या करूँगी? मेरे लिए, मैं बिज़नेस हूँ, ठीक है? मैं रिलायबल पेन लिमिटेड, मैं उसको लिख कर दूँगी। मैं उसको क्या लिख कर दिया कि ठीक है भई, इस 8,000 में 2,000 का मैं उसको बिल्स पेएबल बनाकर दे दिया कि मैं उसको इसका पेमेंट 1 महीने के बाद करूँगी, और 6,000 रुपया मेरा क्रेडिटर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरा जो 8,000 था उसके लिए 2,000 के लिए मैंने उसको बिल दे दिया, और 6,000 मेरा नॉर्मल क्रेडिटर्स में आ गया। तो यहाँ जो मेरा 8,000 आएगा, तो बिल्स पेएबल मेरा 2,000 हुआ, और क्रेडिटर्स मेरा 6,000 हुआ। टोटल मेरा 8,000 है, और ये मेरा करंट लायबिलिटी होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं साल भर तक पेमेंट नहीं करूँगी। मैं विदिन 2 टू 3 मंथ्स पेमेंट कर दूँगी। आप याद रखना, अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है तो वो मेरे लिए पेएबल्स है। वहीं अगर मैंने सामान बेचा है और मेरे को कैश रिसीव होने का है, मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, तो वो मेरा बिल रिसीवेबल होगा। और ऑलवेज रिमेंबर,
ट्रेड पेएबल मेरी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है, जो करंट एसेट में जाएगा। Thank you very much. I hope you are liking my videos. If you like my videos, don't forget to subscribe my channel and like the videos. Thank you very much.